If you don't recognize my voice, my name is Stephen Hawking. I am the guy who made black holes cool. I am here to talk about a topic very personal to me. How science and technology can help people with disabilities. I've lived my life on the edge, pushing the boundaries of not just science, but what my body can do. इस युग के महानतम वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंस अब हमारे बीच नहीं रहे। 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ब्लैक होल और रिलेटिविटी पर दिए गए उनके थ्योरीज के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने स्टीफन हॉकिंग का नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा, पर काफी कम लोग ही ऐसे हैं जो अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं। आज की इस एपिसोड में हम महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर और ऑथर थे, जिनका जन्म अपने समय के महान वैज्ञानिक गैलीलियो के मरने के ठीक 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को हुआ था। आप में से ज्यादातर लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में जानते होंगे जो पैरालाइज्ड होने के कारण हमेशा एक व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है और बोलने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस का। पर आपको शायद ये नहीं पता होगा कि स्टीफन हॉकिंस हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय था जब हमारी और आपकी तरह ही वो पूरी तरह स्वस्थ थे। चलिए एक नजर डालते हैं उनके पूरे लाइफ पे। स्टीफन हॉकिंस फैमिली एंड अर्ली इयर्स। स्टीफन हॉकिंस का जन्म एक बेहद ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि उस समय न तो उनके माँ बाप की माली हालत कुछ ठीक थी और न ही वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था और माना जा रहा था कि जर्मनी अपने बम कभी भी ब्रिटेन पर गिराना शुरू कर सकता है। उस समय ऑक्सफोर्ड को एक सुरक्षित स्थान माना जा रहा था, इसलिए स्टीफन हॉकिंस के माँ बाप ऑक्सफोर्ड आ गए। स्टीफन हॉकिंग फ्रैंक और इजाबेल हॉकिंग के सबसे बड़े पुत्र थे। उसके बाद उनके माता पिता ने 1943 और 1947 में 2 और बच्चों को जन्म दिया तथा 1956 में एक और बच्चे को गोद भी लिया। यानी कि स्टीफन हॉकिंग के 3 भाई बहन थे। उनके नजदीकी लोगों की माने तो स्टीफन हॉकिंस का नेचर बचपन से ही एसेंट्रिक यानी कि दूसरों से थोड़ा अलग था। वो डिनर टेबल पर ज्यादा बात नहीं करते थे, पाले हुए मधुमक्खियों के साथ काफी समय बिताते थे और ग्रीन हाउस में आग जलाना उन्हें पसंद था। उनके पिता एक मेडिकल रिसर्चर थे, जिनकी स्पेशलिटी ट्रॉपिकल डिजीजेस में थी। मेडिकल फील्ड में होने के कारण वो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा स्टीफन हॉकिंस भी मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाए, पर स्टीफन हॉकिंस को बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष से ज्यादा लगाव था। उनकी माँ इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए गर्मी की रातों में वो अपने सभी बच्चों के साथ अंतरिक्ष और तारों को देखते हुए काफी समय बिताती थी। एजुकेशन। अपने एकेडमिक लाइफ के शुरुआती दिनों में हॉकिंग को एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में तो जरूर जाना जाता था, पर ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई में वो एकदम एक्सेप्शनल थे। इनफैक्ट सेंट एल्बेंस स्कूल के पहले साल में उन्होंने अपने क्लास में आगे से नहीं बल्कि पीछे से 3rd किया था। पर हॉकिंस का दिमाग दूसरी चीजों में काफी चलता था। उन्हें बोर्ड गेम्स काफी पसंद थे। उनके दोस्तों की माने तो हॉकिंस ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर एक नया गेम बनाया था, जिसे केवल वही लोग आपस में खेलते थे। इन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने कंप्यूटर के रिसाइकल्ड पार्ट से एक कंप्यूटर बनाया था, जिससे वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया करते थे। जिस समय स्टीफन हॉकिंस ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, उस समय उनकी उम्र 17 साल थी। वो वहां मैथ पढ़ना चाहते थे, पर उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स में कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्स उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स को चुना और बाद में उनका झुकाव कॉस्मोलॉजी विषय की तरफ हो गया। 1962 में नेचुरल साइंस ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कॉस्मोलॉजी विषय में पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। 1968 में उन्हें कैम्ब्रिज के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का मेंबर बना दिया गया, जिसने उनके रिसर्च को एक नई दिशा दी। यही वो समय था जब उन्होंने ब्लैक होल पर रिसर्च शुरू किया। उसके बाद 1974 में उन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल कर लिया गया, जो साइंटिस्ट का एक वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है।
1979 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ल्यूकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स बने, जो पूरे विश्व में सबसे फेमस एकेडमिक चेयर के रूप में माना जाता है। सर आइजैक न्यूटन इस पोस्ट के दूसरे होल्डर थे। स्टीफन हॉकिंस फाइट विथ हिज डिजीज। स्टीफन हॉकिंस मात्र 21 साल की उम्र में ही एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम के डिजीज के शिकार हो चुके थे। ये एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिससे हमारे शरीर के मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले नर्व सेल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर पैरालाइज स्टेट में चला जाता है। जब वो ऑक्सफोर्ड में थे उसी समय कई बार उन्हें ये महसूस हुआ कि वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, क्योंकि कई बार वो चलते चलते अचानक गिर जाते थे और बोलते बोलते एकाएक एकदम रुक जाते थे और चाह कर भी आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। पर साल 1963 से पहले तक वो इन सभी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करते रहे और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। 1963 में जब उनके पिता ने उनकी कंडीशन देखी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। जब डायग्नोसिस किया गया तो पता चला कि वो एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों ने बताया कि स्टीफन हॉकिंस अब केवल अगले 2.5 साल तक ही सही मायनों में जिंदा रह पाएंगे, पर उन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया जिसने उनके जीवन को एक बार फिर से नई दिशा दी। अगर पहले इवेंट की बात करें तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके ही कमरे में एक दूसरा मरीज एडमिट था जो ल्यूकीमिया से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। इस बीमारी को आप ब्लड कैंसर के नाम से जानते होंगे। उस दूसरे मरीज की पीड़ा को देखकर हॉकिंस को महसूस हुआ कि वो व्यक्ति इनसे कहीं ज्यादा पीड़ा झेल रहा था। हॉस्पिटल से रिलीज किए जाने के कुछ दिन बाद हॉकिंस को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो मरने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि सपने ने उन्हें ये रियलाइज करवाया कि उनके जीवन में जितना समय अभी बाकी है उसमें भी वो काफी कुछ कर सकते हैं। दूसरे सेंस में कहा जाए तो उनकी बीमारी एक बड़ी वजह बनी उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाने में, क्योंकि हॉकिंस ने खुद इस बात को कहा है कि जब तक उन्होंने डायग्नोसिस नहीं करवाया था उनकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग थी और पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। पर डायग्नोसिस करने के बाद जब उन्हें ये पता चला कि अब वो केवल कुछ साल ही जिंदा रह पाएंगे तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर और रिसर्च में लगा दिया ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी को पूरा यूटिलाइज कर पाएं। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई अपने शरीर पर से उनका कंट्रोल खत्म होता गया। साल 1969 आते आते वो चलने लायक भी नहीं रहे, जिसके कारण उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। मिड 1970s तक हॉकिंस अपना खाना खुद खा सकते थे और बेड से उठ सकते थे, पर उसके अलावा उन्हें कुछ भी करने के लिए उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। इस समय उनके असिस्टेंट का काम कर रहे थे उनके स्टूडेंट्स। इसके अलावा उस समय तक वो किसी तरह बोल तो पा रहे थे पर पहले की तरह नहीं, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं इसे केवल उनके जानने वाले ही ठीक तरह से समझ सकते थे। There's a space outside here. साल 1985 में ट्रैकियोटॉमी के कारण उन्होंने अपना वॉइस भी पूरी तरह खो दिया। इस समय उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें 24 घंटे नर्सिंग केयर में रखा गया। वो किसी तरह बच तो गए पर उनका पूरा शरीर लगभग पैरालाइज्ड हो चुका था। अब न तो वो अपने शरीर को हिला डुला सकते थे और न ही कुछ बोल सकते थे। उस समय कैलिफोर्निया के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर सामने आया और उसने एक ऐसा टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर तैयार करके उन्हें दिया जो उनके हेड और आई के मूवमेंट के आधार पर काम करता था। हॉकिंग को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे उन वर्ड्स को चुनना था जो वो कहना चाहते हैं। उसके बाद स्पीच सिंथेसाइजर उन वर्ड्स को स्पीच में कन्वर्ट कर देता था। शुरू में उनकी उंगलियां कुछ हद तक काम करती थी, इसलिए उन्हें जो भी बोलना होता था वो उन वर्ड्स को हैंड हेल्ड क्लिकर के जरिए सिलेक्ट कर लेते थे। अगर वर्तमान की बात करें तो उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था, इसलिए वो अपने गाल से अटैच सेंसर की मदद से उस प्रोग्राम को डायरेक्ट करते थे। स्टीफन हॉकिंस इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड कंट्रीब्यूशंस। अपने पूरे कैरियर के दौरान स्टीफन हॉकिंस ने उन सभी लॉज का बारीकी से अध्ययन किया जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है और अंत में इस नतीजे पर पहुंचे कि चूंकि बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, इसका अंत भी जरूर होगा। रॉजर पेनरोज के साथ काम करते हुए उन्होंने दुनिया को यह बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सजेस्ट करती है कि टाइम एंड स्पेस इस ब्रह्मांड के जन्म लेने के बाद ही अस्तित्व में आए हैं और ये खत्म भी एक ब्लैक होल के अंदर ही होंगे, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को यूनाइट करना ही होगा। इस थ्योरी को डिटेल में हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे।
जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को एक साथ इस्तेमाल करके उन्होंने हमें हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे हमें ये पता चला कि ब्लैक होल्स हमेशा ही अस्तित्व में नहीं रहते, वो निरंतर हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, जिससे उनका मास धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि अगर उनके पास निगलने के लिए कुछ नहीं होगा तो एक समय ऐसा आता है जब उनका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है। हॉकिंग रेडिएशन को हम पहले ही पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। हालांकि हॉकिंग रेडिएशन की थ्योरी देने के बाद काफी भौतिकी शास्त्रियों ने उनके सामने ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के रूप में एक काफी अहम प्रॉब्लम रखा, जिसे वो अंत तक सॉल्व नहीं कर सके। साल 2014 में उन्होंने एक रिवाइज सॉल्यूशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा था देयर आर नो ब्लैक होल्स एट लीस्ट इन द वे दैट कॉस्मोलॉजिस्ट ट्रेडिशनली अंडरस्टैंड देम। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने इवेंट होराइजन के कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया था तथा एपरेंट होराइजन के रूप में एक नया टर्म दिया जो ब्लैक होल के अंदर के क्वांटम चेंजेस के अनुसार अल्टर करता था। पर यह थ्योरी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, जिसके कारण इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। हॉकिंग ने यह भी कहा था कि इस ब्रह्मांड का कोई एंड पॉइंट या बाउंड्री नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी पृथ्वी की कोई बाउंड्री नहीं है। हम जितनी बार चाहें इसका चक्कर लगा सकते हैं, पर हमें कभी भी कोई ऐसी बाउंड्री नहीं मिलेगी जिसे इसका एंड कहा जा सके। बुक्स रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में प्रकाशित की गई इस किताब के जरिए हॉकिंस ने जनरल मासेस को टाइम और स्पेस के बारे में अहम जानकारियां देने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने स्पेस एंड टाइम से लेकर ईश्वर के अस्तित्व से लेकर इस ब्रह्मांड के फ्यूचर के बारे में बात की है। चूंकि ये किताब कॉमन लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, इसमें ज्यादा मैथ्स यूज नहीं किया गया है। इस कारण कोई भी ऐसा इंसान जिसे कॉस्मोलॉजी की थोड़ी भी समझ हो, इसके सारे चैप्टर्स को काफी आसानी से समझ सकता है। द यूनिवर्सिटी इन अ नटशेल। स्टीफन हॉकिंग ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को इस उम्मीद के साथ निकाला था कि आम लोग भी कॉस्मोलॉजी के डीप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएं, पर काफी लोगों से उन्हें ये फीडबैक मिला कि उसमें दिए गए कंसेप्ट को भी समझना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए साल 2001 में उन्होंने द यूनिवर्स इन अ नटशेल नाम की किताब प्रकाशित की, जिसमें कॉस्मोलॉजी से संबंधित थ्योरीज को उन्होंने और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब को साल 2005 में प्रकाशित किया गया था। ये किताब पुरानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का सिंप्लीफाइड तथा अपडेटेड वर्जन था। इसमें हॉकिंस ने अपने पुराने किताब में दिए गए सारे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया ही साथ उन्होंने इसमें स्ट्रिंग थ्योरी जैसे नए कंसेप्ट और फाइंडिंग्स के बारे में भी हमें बताया है। अगर आप इन तीनों किताबों और हॉकिंस के अन्य रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपको कॉस्मोलॉजी की काफी अच्छी जानकारी हो जाएगी। द ग्रैंड डिजाइन। साल 2010 में प्रकाशित की गई इस किताब के जरिए हॉकिंस ने भगवान द्वारा इस ब्रह्मांड को बनाए जाने की बात को गलत साबित करने की कोशिश की है। उससे पहले उनका ये मानना था कि एक यूनिवर्सल क्रिएटर का एग्जिस्टेंस में होना असंभव नहीं है, पर बाद में उन्होंने पाया कि बिग बैंग के होने के पीछे केवल फिजिक्स के लॉज जिम्मेदार हैं, न कि कोई क्रिएटर। लोगों के बीच सबसे अहम सवाल अब तक ये बना हुआ है कि बिग बैंग से पहले जब कुछ था ही नहीं तो बिग बैंग हुआ कैसे, यानी कि नथिंग से समथिंग का निर्माण कैसे हो गया। इस पर हॉकिंग का ये कहना है, बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। आपके सहूलियत के लिए इन सभी किताबों का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। स्टीफन हॉकिंस इन सभी चीजों के अलावा भी कई बार चर्चा में रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों। द आई ब्रेन। साल 2011 में हॉकिंस ने एक हेडबैंड स्टाइल डिवाइस के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया। इस डिवाइस का नाम था द आई ब्रेन और इसकी खासियत ये थी कि हेड पे लगाए जाने के बाद ये इलेक्ट्रिक ब्रेन सिग्नल के वेव के आधार पर ये बता सकता था कि वो आदमी उस समय क्या सोच रहा है। ये डिवाइस कितना सफल हुआ इसका पता तो नहीं चल पाया, पर ये उन लोगों के लिए निश्चित रूप से काफी यूजफुल साबित होगा जो स्टीफन हॉकिंस की तरह ही फिजिकली चैलेंज्ड है। हॉकिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हॉकिंग का मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अत्यधिक विकास मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें हर तरह से उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। उन्होंने कहा था, सक्सेस इन क्रिएटिंग एआई वुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली इट माइट ऑल्सो बी द लास्ट अनलेस वी लर्न हाउ टू अवॉइड द रिस्क्स। हॉकिंग एंड एलियंस। हॉकिंग का एक स्टेटमेंट कुछ समय पहले काफी पॉपुलर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा संपर्क किसी ऐसी सभ्यता से होता है जो हमसे ज्यादा एडवांस है तो वो हमारा विनाश कर देंगे। पर जुलाई 2015 में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसका नाम था ब्रेक थ्रू लिसन। इस प्रोजेक्ट का मूल मकसद था पृथ्वी के बाहर मौजूद जीवन और सभ्यता की जांच करना।
ब्रेकिंग द इंटरनेट। अक्टूबर 2017 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हॉकिन द्वारा 1965 में दी गई डॉक्टोरियल थीसिस को अपने साइट पर डाला। उसे एक्सेस करने के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगे कि उनका पूरा सर्वर ही क्रैश कर गया। अगर उनकी उपलब्धियों को देखें, और वो भी इतनी विषम परिस्थितियों के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में कोई भी वैज्ञानिक उनके आसपास भी है। भले ही स्टीफन हॉकिंस अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।